सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं सोनू दिनोदिया। आज का हमारा विषय रहेगा एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग के अंदर हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक मेन है कि एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये सब्जेक्ट अभी भारत सरकार ने NSQF के तहत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा आदि स्टेटों में अभी स्टार्ट किया है, तो इसका विद्यार्थियों को लाभ भी मिलेगा। पहले पैडी फार्मिंग सब्जेक्ट था और अभी हाल फिलहाल डेयरी फार्मिंग शुरू किया है। तो वैसे ये BSc एग्रीकल्चर MSc तक इस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ते हो और आप लोगों को इसका लाभ भी मिलता है आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी और वैसे दैनिक जीवन में भी। अब हम बात करेंगे आपसे कि डेयरी फार्मिंग क्या है। पहला ही लेसन है इसका। ये +1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको थोड़ा ध्यान से आप स्टडी करें, इसका नोट्स बना लें और उसके बाद में वीडियो भी देखें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और उसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी इससे सहायता ले सकते हैं, जिससे उनको एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेसन की। जो लेसन है उसकी बात करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन टू डेयरी फार्मिंग। इन इंट्रोडक्शन टू डेयरी फार्मिंग का परिचय, उसका पहला ही लेसन है डेयरी फार्मिंग इन इंडिया। डेयरी फार्मिंग इन इंडिया, भारत में जो डेयरी का विषय है या डेयरी की क्या क्या संभावनाएं हैं और इसका क्या भविष्य है, वर्तमान में इसके क्या डेटा है, वो सब हम इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इंट्रोडक्शन की। थोड़ा सा बड़ा कर देते स्क्रीन के लिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि डेयरी फार्मिंग हज़ारों वर्षों से कृषि का परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तो आप लोगों को पता ही है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, एक भाग है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हज़ारों वर्षों से भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण इसकी लगभग 70% आबादी गांव पर रहती है। तो भारत की 70% जनसंख्या है वो किस पे निर्भर करती है? खेती पे निर्भर करती है। मैंने अंडरलाइन किया है, ये नोट कर लीजिए आप। प्रश्न आ जाता है भारत की कितनी प्रतिशत अर्थव्यवस्था या कितनी प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है? तो 70% आबादी है जो कृषि पर निर्भर करती है और कृषि के साथ साथ ही व्यवसाय है जो पशुपालन का व्यवसाय है उसको भी अपनाती है। ये एक रीज़न है, एक लॉजिक है कि जो किसान कृषि कर रहा है उसके पास वेस्टेज है, जो भी क्रॉप है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ का भूसा बच जाता है, उसको तोड़ी के रूप में पशु को खिलाता है, चारा के रूप में। ऐसे ही पराली है धान की तो उसको भी लेता है, ज्वार बाजरा आदि सभी की जो वेस्टेज है वो पशुपालन में काम में लिया जा सकता है। और इसका उल्टा पशुओं से जो वेस्टेज बचता है, जैसे पशु मलमूत्र करता है और उसको कंपोस्ट खाद के रूप में खेत में डाल के बहुत अधिक लाभ उठाया जा सकता है। तो ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो 70% आबादी गांव में रहती है, जहां पशुधन सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत न केवल दुनिया में दूध उत्पादन में शीर्ष पर है बल्कि सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? तो सबसे फर्स्ट स्थान पे जो पहला नंबर है वो किसका? दूध उत्पादन में भारत का। और सबसे उपभोक्ता यानी उसका कंजप्शन यानी प्रयोग करने वाला। तो भारत के अंदर दूध को प्रयोग भी ज़्यादा किया जाता है और साथ साथ में इसका उत्पादन भी बहुत अधिक किया जाता है। और इसी में भारत में हरियाणा के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा
पशुपालन किया जाता है और दूध का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा लिया जाता है। भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में डेयरी क्षेत्र की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों कि जब डेयरी पशुपालन किया जाता है और उससे जो लाभ मिलता है तो उससे आदमी का आर्थिक स्तर बढ़ जाता है और आर्थिक स्तर बढ़ेगा तो आर्थिक परिवर्तन भी होंगे, तो समाज के अंदर भी उसका अच्छा वैल्यू रहेगा। तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में डेयरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान किए, तो रोजगार भी दिए, रोजगार के अवसर भी प्रदान किए बहुत सारे। अब रोजगार के अवसर की बात करें तो आगे हम देखेंगे कि रोजगार किस प्रकार से प्राप्त हुआ। कृषि मूल्य उत्पादन वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के बारे में 28.6% का योगदान देता है। 28.6% का योगदान भारत सरकार को आर्थिक रूप से कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर लाइन। वार्षिक रिपोर्ट है जो 2017-18 का जो डेटा है उसमें से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के बारे में 28.6% का योगदान देता है। 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः 6.27 और 6.37% की वृद्धि हुई है। पशुधन उप क्षेत्र में 0.7% व कृषि और श्रम क्षेत्र की कुल 0.7% की वृद्धि दर की तुलना में बहुत ही तेज है। जो इसमें कंपैरिजन किया गया है कृषि की बजाय जो पशुपालन है उसमें जो तेज़ी आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। आगे अभी ये तो इंट्रोडक्शन था, परिचय था, अब लेसन स्टार्ट होता है आपका। डेयरी फार्मिंग इन इंडिया, भारत में पशुपालन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग, सभी पशु उत्पादों में दूध एक महत्वपूर्ण भोजन है। मानव आहार में दूध को शामिल करने से अन्य प्रकार के भोजन की पाचन शक्ति बढ़ जाती है और दूध की उत्पादन भिन्न देशों में भिन्न, कहीं ज़्यादा और कहीं कम, उनके अनेक अधिशेष आवश्यकता से मिलाती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डेयरी फार्मिंग में क्या कहता है, सभी पशु उत्पादन में दूध एक महत्वपूर्ण भोजन है। सभी पशु उत्पादों में से दूध जो उत्पाद है पशुओं का उसमें एक महत्वपूर्ण भोजन है। मानव आहार में दूध को शामिल करने से अन्य प्रकार के भोजन की पाचन शक्ति बढ़ जाती है। जो मानव आहार है, हम लोग जो रूटीन के अंदर भोजन कर रहे हैं, अगर उसमें दूध को भी शामिल कर लिया जाए, डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि हेल्थ को सुधारने के लिए दूध आवश्यक है। एक पौष्टिक आहार में अगर दूध शामिल ना हो तो वो पौष्टिक आहार नहीं कह सकते हम उसको। तो मानव आहार के दूध को शामिल करने में अन्य प्रकार के भोजन को पाचन शक्ति बढ़ जाती है, तो पचाने की जो क्रिया वो हमारे शरीर की तेज हो जाती है। दूध की उत्पादनता विभिन्न देशों में भिन्न है, कहीं ज़्यादा और कहीं, तो दूध का जो उत्पादन है अलग अलग है, किसी देश में ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। तो उनके आवश्यकता से मेल खाती है। जिनका आवश्यकता ज़्यादा तो वो उत्पादन ज़्यादा करेंगे, कईयों की आवश्यकता कम है तो वो उत्पादन कम करेंगे। भारत में 2015-16 में वार्षिक दूध उत्पादन 155.5 मिलियन टन था। 2015-16 की बात कर रहे हैं हम कि दूध का उत्पादन कितना था, 155.5 मिलियन टन था और दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 337 ग्राम थी। तो दूध कितना उपलब्ध हो रहा था प्रति व्यक्ति यानी औसत एवरेज की बात करते हैं। अगर दूध का उत्पादन 155.5 मिलियन टन हो रहा है, अगर हमारी पब्लिक 125 करोड़ है तो उसमें उनको डिवाइडेशन किया तो एक 337 ग्राम पर डे भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। महानगरों प्रति व्यक्ति प्राप्त होता है 337 ग्राम महानगरों, बड़े शहरों, अर्ध शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य डेयरी फार्मों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि कुल दूध का 49% भैंस से आता है। कुल दूध जो उत्पादन हमारा उसमें से 49% है वो भैंस से उत्पादन होता है। इसके बाद क्रमशः 27%, 21%, क्रॉस ब्रीड और विदेशी गायों, देसी गायों और बकरियों से 3% आता है। पूछ लेते दूध का उत्पादन किससे कितना हो रहा है। भैंस से 49% है, बकरियों से 30%, आपका
परसेंटेज है। और इसके अलावा ऊँट, भेड़, याक से भी कम मात्रा में दूध प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। इसके बाद राजस्थान, दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा, पंजाब, फिर हरियाणा की है। और 2016-17 में दूध की जो उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पंजाब में 1075 ग्राम, हरियाणा में 930 ग्राम तथा दिल्ली में 35 ग्राम को गिरावट दर्ज की गई है। दूध की मांग शहरों के साथ साथ कस्बों तथा ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रही है। इसको प्रभावित करने वाले कारक जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, बढ़ती पोषण जागरूकता और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में सुधार। भारत में कच्चे दूध को अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा ताज़ा माना जाता है। तरल रूप में दूध की खपत का 60% और शेष घी, दही, पनीर, आइसक्रीम, डेयरी, व्हाइटनर और पारंपरिक मिठाइयों के रूप में भी डेयरी फार्मिंग से अधिक उत्पादन और मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान उचित व्यवस्था, योजना और अच्छी डेयरी प्रबंधन पद्धति को अपनाएं। लगभग 43% भारतीय किसान छोटे किसान और 26% खेतिहर मजदूर है। भोज्य आयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, आगे की फिर हम यूनिट को स्टडी करेंगे। तो आप इसका नोट्स बना लें और इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।